नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोकतंत्र के परिणामों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बार हमने लोकतंत्र की परिभाषा को याद भी किया है, समझा भी है, लेकिन एक बार फिर लोकतंत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। लोकतंत्र अर्थात जनता का तंत्र, जनतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। आज विश्व के 100 से अधिक देशों ने शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को अपनाया है। तो क्या लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है? इसको समझने के लिए हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता यहां लिखी हुई है, समानता को बढ़ावा। समानता को बढ़ावा देती है। इससे हमारे दिमाग में एक बात आती होगी, हमारे यहां किसी का कोई रंग भेद हो सकता है, जाति भेद हो सकता है, वर्ग भेद हो सकता है, कोई बहुत अधिक संपत्ति का मालिक हो सकता है, कोई कम संपत्ति का मालिक हो सकता है, और सब भारत देश के नागरिक हैं। लेकिन वो तो सब इन पैमानों पर समान नहीं है। लेकिन लोकतंत्र ने इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी उनको अगर समान किया है, तो उसका अर्थ आशय यह है, हमारे देश में बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, आय, संपत्ति के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को, जो भारत का नागरिक है, मानसिक रूप से स्वस्थ है और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, मताधिकार दिया गया है। जब हम इसको देखते हैं तो हमारे समझ में आता है कि हमारे देश के अंदर इस व्यवस्था के विकास से निश्चित रूप से इतने अंतर जो विभिन्न विभिन्न पैमानों पर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सभी अपने आप को भारत का राजनीतिक तौर पर एक समान नागरिक समझें, इसलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को किया होगा। साथ ही साथ हम अपने मूल अधिकारों की बात करें, और 9th क्लास में हम सभी ने मूल अधिकार पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स, जो संविधान में हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मिले हैं और उनका संरक्षण स्वयं न्याय व्यवस्था करती है। उसमें हम सभी को मूल अधिकारों में समानता का अधिकार मिला हुआ है, और यह केवल इसी कारण से संभव हुआ है क्योंकि हम सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के देश में रहते हैं। अर्थात लोकतंत्र में विभिन्न विभिन्नताएं होने के बावजूद भी समानता को बढ़ावा देने की विशेषता है। दूसरी बात, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जब स्वयं को समान अनुभव करेगा, सभी के लिए समान अवसर होंगे, तो वो निश्चित रूप से स्वयं की गरिमा को भी बढ़ा हुआ ही मानेगा। साथ ही साथ अपने महत्व को समझने में भी उसके सामने कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी। समानता का अधिकार हो, जो हमें मूल अधिकार के रूप में मिला हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, जो हमें मूल अधिकार के रूप में मिला हुआ है, शिक्षा का अधिकार हो, जो हमें मूल अधिकार के रूप में मिला हुआ है, पारिश्रमिक बिना किसी भेदभाव के हमारे परिश्रम के आधार पर देश में हमें मिलता है, अपनी बात रखने की आजादी है, किसी से हम सहमत नहीं है तो विरोध करने की आजादी है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की बात लोकतंत्र में सुनी जाती है, हर व्यक्ति की बात महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा और सम्मान प्रदान करने के लिए लोकतंत्र सबसे आदर्श शासन प्रणाली है। फिर बात आती है फैसले में बेहतरी। फैसले में बेहतरी, अगर आप भारत के संविधान निर्माण के कालखंड को भी देखें, तो हमारी संविधान सभा की विभिन्न बैठकों में जितने भी संविधान निर्माता थे, अलग अलग समितियां थी, उन सब ने व्यापक स्तर पर वाद विवाद करते हुए, जनता के द्वारा दिए गए सुझावों का अध्ययन करते हुए देश के इतने अच्छे संविधान का निर्माण किया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का संविधान है, जिसमें सभी वर्गों के हित और अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। और आज 70 साल की आजादी और गणतांत्रिक भारत में निश्चित रूप से संवैधानिक स्थिरता का कारण यही है कि हमारा संविधान
व्यापक वाद विवाद के बाद संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि से निकला हुआ एक पारितोषिक उपहार हमारे देश के लिए है। ठीक उसी प्रकार से आप सभी ने विभिन्न विषयों पर देश की संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में, राज्य की विधानसभाओं में कानून निर्माण के समय विभिन्न दलों की विभिन्न रायों को सुना होगा, जिसमें जो वाद विवाद होता है उसमें व्यापक जनमत भी शामिल होता है, क्योंकि वहां वाद विवाद करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हमारे प्रतिनिधि ही हैं। अर्थात लोकतंत्र में कोई भी निर्णय बिना संवाद के नहीं लिया जाता। सत्ता पक्ष विपक्ष व्यापक बहस करने के बाद, व्यापक संवाद करने के बाद निर्णय लेता है, और वो निर्णय निश्चित रूप से व्यापक जनहित में ही होते हैं। टकरावों को टालने और संभालने का तरीका, जैसा कि मैंने आप लोगों को संघीय शासन व्यवस्था पढ़ाते समय एक बात बताई थी, हमारा देश विविधताओं वाला देश है। हमारे देश के अंदर विभिन्न बोलियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न जातियां, विभिन्न परंपराएं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न मत पंथ मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे लोगों के मध्य किसी भी विषय पर कोई भी टकराव ना हो, इसलिए सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व, उनकी आवाज को उचित स्थान पर पहुंचाकर उनके द्वारा कोई भी समस्या जो बताई जा रही है उसका समाधान करने की व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में की जाती है। अर्थात अगर हम इन चारों विशेषताओं का सार रूप देखें तो निश्चित रूप से एक देश को स्वस्थ प्रकार से चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, वे मूलभूत आवश्यकताएं आप सभी लोगों को दृष्टिगोचर होंगी। अब जो मैंने पहले कहा था एक बार उसका ध्यान कीजिए। 100 से अधिक देशों में, विश्व के 100 से अधिक देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष हमने ये देखा, भारत के कुछ उदाहरण देकर इनका व्यवहारिक पक्ष भी समझाने का मैंने आपको प्रयास किया, लेकिन सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष में कुछ अंतर देखे जा सकते हैं। लेकिन हम यह समझ सकते हैं लोकतंत्र में जो सैद्धांतिक पक्ष है वह इस रूप में हमारे सामने शासन व्यवस्था का सबसे आदर्श तरीका है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं उनको इन सिद्धांतों का 100% पालन करना चाहिए, जिससे इन सिद्धांतों की व्यवहारिक पक्ष में भी 100% भूमिका दृष्टिगोचर हो सके, दिखाई दे। इसके बाद 3 शब्द आते हैं, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। उत्तरदायी और जिम्मेदार का सामूहिक अर्थ हम यहां देखेंगे, वैध शासन का हम अलग अर्थ देखेंगे। उत्तरदायी और जिम्मेदार की बात करने से पहले हम वैध शासन की बात करते हैं। वैध का मतलब है कानूनी शासन। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, भारत पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। हमारे देश में नियमित समयांतराल पर चुनाव होते हैं। उन चुनावों में जो राजनीतिक दल जनता का आदेश लेकर, जनादेश लेकर जीतता है उसको सरकार चलाने का अवसर मिलता है, और जो नहीं जीत पाता है वो विपक्ष में अपनी भूमिका निभाता है। अर्थात नियमित समयांतराल पर चुनाव की व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था, और बिना किसी भेदभाव के भारत का कोई भी नागरिक जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, 18 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका है, वह अपने शासकों का चुनाव अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर बहुत आसानी से कर सकता है। अर्थात लोकतंत्र का जो शासन है जिसमें चुनाव बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वो पूरी तरह संविधान का पालन करती हुई प्रक्रिया है, कानून का पालन करती हुई प्रक्रिया है। हम सभी नियमित समयांतराल पर होने वाले चुनावों से भली भांति परिचित हैं। आपात स्थिति में यदि मध्य में कोई सरकार अपना बहुमत खो देती है, विश्वास मत सदन में खो देती है, उस स्थिति में भी हमारे देश में सारे विकल्प उपस्थित किए गए हैं। उत्तरदायी और जिम्मेदार की बात जब हम करते हैं, उत्तरदायी और जिम्मेदार का अर्थ यह है कि हमारे देश में
सरकारों का चुनाव या चुनाव केवल जनता की सहभागिता चुनाव तक ही नहीं होती, उसके बाद भी सरकारें पूरी तरह से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकारों ने जो राजनीतिक दल के रूप में चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता से वादे किए होते हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी उन राजनीतिक दलों की होती है सरकारों में आने के बाद। और अगर जनता को सरकार के किसी भी कार्य से कोई असहमति होती है तो निश्चित रूप से जनता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज कर सकती है, जिससे सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कभी कभी विवश भी हो जाती है और सरकार को कभी कभी अपने निर्णय बदलने भी पड़ते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक निश्चित नियमित समयांतराल पर जनता को चुनाव के माध्यम से विकल्प उपलब्ध कराती है। जो राजनीतिक दल सरकार बनाता है वह सरकार जनता के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होती है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। हम एक बार आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा उसको दोबारा से देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताओं में लोकतंत्र समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सैद्धांतिक पक्ष है। जो लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, उन सभी को इन सैद्धांतिक बातों का व्यवहारिक रूप में पालन करना चाहिए, जिससे लोकतंत्र आज जो विश्व के 100 से अधिक देशों ने अपनाया है उससे सैद्धांतिक रूप से ज्यादा लोगों को व्यवहारिक रूप में भी लाभ मिल सकता है। हमारे भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पर जनहित की ओर कदम उठाते हुए दिन प्रतिदिन हम देखते हैं हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और अधिक परिपक्व हो रही हैं। हमारे देश में अंतिम से अंतिम व्यक्ति की चिंता की जा रही है। अन्य देशों में और अधिक लोकतंत्र की अच्छी स्थिति है। स्विट्जरलैंड हमारे विश्व में एक देश है स्विट्जरलैंड, जिसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है। ऐसे अन्य देशों के बारे में आप सभी सामान्य अध्ययन कर सकते हैं, उनमें लोकतंत्र की स्थिति के बारे में अपने बड़ों से चर्चा भी कर सकते हैं। उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन तो आप सभी जानते हैं, हमारे देश के अंदर नियमित समयांतराल पर चुनाव होते हैं, सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।